हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे एनसीईआरटी हिस्ट्री, ठीक। और इसका जो है क्लास 6 की हिस्ट्री है एंड चैप्टर नंबर 7 है, ठीक। चैप्टर नंबर 7 आज हम डिस्कस करेंगे और आज के चैप्टर में जो है सम्राट अशोक के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं, ठीक। वीडियो देखो अच्छी लगे लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार आए। अगर आपको लग रहा है कि इस चैनल पे कुछ इम्पोर्टेंट स्टडी मटेरियल है, कुछ इम्पोर्टेंट वीडियोज हैं आपके मतलब के, तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, ठीक। आइए डिस्कस करते हैं। यहाँ पे बात की जा रही है अशोक, एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध त्याग दिया। सभी को पता है कि अशोक ने बहुत ज़्यादा खून खराबा किया था और 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग का युद्ध हुआ था और कलिंग आज के उड़ीसा में पड़ता है, ठीक। और उस युद्ध के बाद मतलब कलिंग के युद्ध के बाद जो है उसने युद्ध नीति को बिल्कुल ख़त्म कर दिया था और उसके बाद जो उसने जो है बौद्ध धर्म को अपना लिया। और आइए डिस्कस करते हैं, ठीक। यहाँ पे जो है रोशन के रुपये, यहाँ से एक कहानी दी गई है। ये लड़की है, क्लास 6 की स्टूडेंट रही होगी, ठीक। एंड यहाँ स्टोरी के साथ जो है आगे हम पढ़ेंगे। तो पहले स्टोरी देख लेते हैं। जन्मदिन पर रोशन को दादाजी ने से जो है कड़क नोट मिले, ठीक। रोशन एक व्यक्ति है, एक लड़का है जिसका जन्मदिन होता है और जन्मदिन के दिन पर जो है उसके दादाजी ने उसे कड़क नोट दिए, मतलब नए नोट दिए। देखो सच कहे ना, जब हाथ में कड़क नोट आए ना तो जो खुशी होती है ना वो एक अलग लेवल की खुशी हुआ करती थी, ठीक। एंड आगे बात की जा रही है, उसने जो है उन्हें अपने हाथ में दबा रखा था, ठीक। आगे उससे एक नया सीढ़ी खरीदने का बहुत मन था, लेकिन साथ ही वह बिल्कुल नए कड़क नोटों को देखना और छूकर महसूस करना चाहती थी। आगे बात की जा रही है, रोशन ये लड़का नहीं लड़की है, ठीक। तभी उसने पाया, किसने, लड़की ने पाया कि सभी नोटों में दाहिनी तरफ गांधी जी का मुस्कुराता चेहरा बना हुआ है और बाईं तरफ छोटे छोटे शेर चित्रित थे। उसने सोचा आखिर यहाँ शेर क्यों बने हुए हैं, ठीक। शेर से मतलब अशोक स्तंभ से बात की जा रही है, ठीक है ना। और देख रहे हैं ना आप अशोक की जो कहानी है वो किस प्रकार से शुरू की गई है, ठीक। एनसीईआरटी की बुकों का यही खासियत है और वो ये है कि प्रत्येक चैप्टर को यहाँ पे जो है उदाहरण के रूप में स्टार्ट किया गया, ठीक। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये अशोक का चिन्ह और शेरों वाला स्तंभ शीर्ष है, ठीक। एक चीज़ आपको बता देता हूँ, अशोक स्तंभ में जो है कई लोगों को नहीं पता होगा, अशोक स्तंभ में जो है 4 शेरों की संख्या है। कितने, 4 शेर हैं, ठीक। एंड 3 शेर दिखते हैं और ये जो सामने वाला शेर है इसके जस्ट पीछे एक और शेर है, ठीक। इस प्रकार से 4 शेरों की संख्या, ठीक। एक बहुत बड़ा राज्य, एक साम्राज्य। यहाँ पे बात की जा रही है, हम जिन शेरों के चित्र रुपयों या पैसों पर देखते हैं उनका एक लंबा इतिहास रहा है, ठीक। उन्हें पत्थरों को काट कर बनाया गया और फिर उन्हें सारनाथ में एक विशाल स्तंभ पर स्थापित किया गया। इस विषय में तुमने अध्याय 6 में पढ़ा, ठीक। अध्याय 6 में मतलब चैप्टर नंबर 6 में, इससे पहले वाले, ठीक। आगे बात की जा रही है, इतिहास के महानतम राजाओं में से एक अशोक के निर्देश पर इसके जैसे कई स्तंभों और जो है पत्थरों पर अभिलेख उत्कीर्ण किए गए। इसके पहले हम यह जाने कि अभिलेखों में क्या लिखा है, ठीक। अभिलेखों में क्या लिखा है यह समझने की कोशिश करें कि उनके राज्य को साम्राज्य क्यों कहा जाता है, ठीक। किसके राज्य को, अशोक के राज्य को। आगे बात की जा रही है, अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करते थे उसकी स्थापना उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है लगभग 2300 साल पहले की थी। आज से 2300 साल पहले की थी। चंद्रगुप्त मौर्य थे, इनके जो बेटा थे वो बिंदुसार थे और बिंदुसार के लड़के ये थे आपके अशोक, ठीक। तो इसकी ट्रिक है C, B और A, ठीक। याद कर लेना, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और फिर अशोक, सम्राट अशोक, ठीक। आगे बात की जा रही है, चाणक्य या कौटिल्य नाम के एक बुद्धिमान व्यक्ति ने चंद्रगुप्त की सहायता की थी। एंड आगे बात की जा रही है, चाणक्य के कई विचार हमें जो है अर्थशास्त्र नामक किताब में देखने को मिलते हैं। चाणक्य की एक बुक थी, एक किताब थी जिसका नाम था अर्थशास्त्र, और अर्थशास्त्र में जो है
चाणक्य ने शासन कैसे करना है, राजनीति के नियमों को बताए। ठीक, यहाँ पर वंश की बात की जाए तो यहाँ पे बात की जा रही है जब एक ही परिवार के कई सदस्य एक के बाद एक राजा बनते हैं तो उन्हें ही एक वंश कहा जाता है। ठीक, जैसे ये राजा बना, ठीक, इसके बाद इसका पुत्र बना, फिर इसका पुत्र बना, फिर इसका पुत्र बना, ठीक है ना। और मान लो इस जगह पे आके ना ये व्यक्ति मर गया और एक दूसरे वंश के व्यक्ति ने साम्राज्य को स्थापित किया, यानी कि साम्राज्य की बागडोर संभाली। तो ये जो 4 राजा ये एक वंश के हुए, और यहाँ से जो नया राजा बना है, नया वंश का राजा बना है, यह फिर जो है नए वंश का राजा हो गया। ठीक, आगे बात की जा रही है मौर्य वंश में 3 महत्वपूर्ण राजा हुए थे। ठीक, सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक, इन्होंने ही मौर्य वंश की स्थापना की थी, और इनके लड़के बिंदुसार, ठीक, और इनके लड़के जो है अशोक। तो अभी ट्रिक बताई थी C, B और A। ठीक, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और फिर सम्राट अशोक। पहले हम इसे देखते हैं। देखो बुक में जो भी जहाँ जहाँ जैसा जैसा लिखा है वो सब पढ़ लेना, ठीक है ना, और कोशिश करना एक से अधिक बार पढ़ो। ठीक, ये जो डब्बे से बने हैं, विश्वास मानिए इन डब्बे से क्वेश्चन अक्सर ही बन जाता है। ठीक, यहाँ पे बात की जा रही है जिन जगहों पर अशोक के शिलालेख मिले हैं उन्हें जो है लाल बिंदुओं से दिखाया गया। ठीक, हालांकि यहाँ बुक के बारे में बात की जा रही है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे बात कर रहा है ये सारे इलाके साम्राज्य के भीतर थे। ठीक, उन देशों के नाम बताओ जहाँ अशोक के अभिलेख मिले हैं। भारत के कौन कौन से राज्य मौर्य साम्राज्य के बाहर थे। अब हम जो है बुक के बारे में देखेंगे। तो यहाँ पे जो बात की जा रही है और वो बात की जा रही है साम्राज्य में बहुत से नगर थे। नगर बोले तो सिटी। ठीक, मानचित्र में उन्हें काले बिंदुओं से दिखाया गया है। आगे बात कर रहा है इनमें जो है साम्राज्य की राजधानी इम्पोर्टेंट है, याद कर लेना। साम्राज्य की राजधानी कहाँ पे बताई गई है, पाटलिपुत्र, और पाटलिपुत्र आज का बिहार है पटना, और पटना से करीब करीब 15 से 16 किलोमीटर दूर पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन है। ठीक, और वही रीजन जो है पाटलिपुत्र उस समय राजधानी रही थी, किसकी, सम्राट अशोक की। ठीक, आगे बात की जा रही है उज्जैन और तक्षशिला जैसे प्रमुख नगर थे। ठीक है ना, पाटलिपुत्र और तक्षशिला ये पाकिस्तान पड़ता है, और उज्जैन आपका ये पड़ता है मध्य प्रदेश में। ठीक, और पाटलिपुत्र पड़ता है बिहार में। तक्षशिला उत्तर पश्चिम मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग था। ठीक, आगे बात कर रहा है दूसरी तरफ उज्जैन आज का मध्य प्रदेश। ठीक, महाकाल की नगरी उज्जैन उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत जाने वाले रास्ता में पड़ता था। ठीक, शायद नगरों में व्यापारी, सरकारी अधिकारी और शिल्पकार रहा करते थे। ठीक, आगे बात की जा रही है साम्राज्य के बहुत बड़े क्षेत्रों में किसानों और पशुपालकों के गांव बसे थे। मध्य भारत जैसे इलाके में जो है ज़्यादातर हिस्सा जंगलों से भरा हुआ था। ठीक, आगे बात की जा रही है वहाँ पर लोग फल फूल का संग्रहण करते थे और जो है जानवरों का शिकार करके उनका जो है उनसे जीविका चलाते थे। ठीक, आगे बात की जा रही है साम्राज्य के अलग अलग इलाकों में लोग भिन्न भिन्न, ये मैप को हम बाद में देखेंगे, भिन्न भिन्न भाषा में बोलते थे। वे लोग शायद अलग अलग प्रकार का भोजन करते थे और यहाँ तक कि अलग अलग किस्म की पोशाक पहनते थे। यहाँ बात की जा रही है साम्राज्य में रहने वाले लोग जो थे वे अलग अलग प्रकार का भोजन करते थे और अलग अलग प्रकार की जो है पोशाक पहनते थे और अलग अलग भाषा में बोलते थे। इससे पता चलता है कि उस साम्राज्य में आए हुए लोग थे, जो रहने वाले लोग थे वह बाहर से आए हुए थे। ठीक, पलायन किए हुए थे। यहाँ पे थोड़ा मैप देखते हैं एंड आफ्टर दैट हम आगे बढ़ेंगे। ठीक, यह बात की जा रही है मौर्य साम्राज्य उस समय के प्रमुख नगर और अभिलेख से प्राप्त स्थल। ठीक, जैसे मनसेरा ऊपर दे रखा है। ठीक, शाहबजगढ़ी तक्षशिला पाकिस्तान में पड़ता है, और लंपक और ये अफगानिस्तान, कंधार अफगानिस्तान में। ठीक, आगे बात की जाए कलसी मेरठ उत्तर प्रदेश में, टोपरा बहापुर दिल्ली में, उज्जैन मध्य प्रदेश में, गिरनार गुजरात में। ये जितने भी नगर यहाँ दिखाए गए हैं वो सारे के सारे नगर उस समय के चंद्रगुप्त मौर्य के समय के। ठीक, कलिंग उड़ीसा में पड़ता है। ठीक, सोपारा और सन्नाती मास्की, यहाँ पे जो लाल कलर में दे रखा है वो अभिलेखों से प्राप्त स्थल है, और जो ब्लैक कलर में दे रखा है वो महत्वपूर्ण नगर थे। तो महत्वपूर्ण नगर में आपका पाटलिपुत्र है, उज्जैन है और तक्षशिला है। ठीक, बाकी के सारे रेड कलर के।
अब हम बात करेंगे राज्य साम्राज्य से कैसे भिन्न है। ठीक, कहने का मतलब है राज्य और साम्राज्य में बेसिकली क्या अंतर होता है। ठीक, आगे बात की जा रही है, चूंकि साम्राज्य जो है, चूंकि साम्राज्य राज्यों से बड़े होते हैं। ठीक, सिंपल है, साम्राज्य बड़ा होता है और राज्य होते हैं छोटे। ठीक, और उनकी रक्षा के लिए बड़ी सेनाओं की जरूरत होती है। ठीक, इसीलिए सम्राटों को राजाओं की तुलना में ज़्यादा जो है संसाधनों की जरूरत होती है। ठीक, सिंपल है, अगर सम्राट की बात की जाए तो ये हो गया बड़ा। ठीक, और सम्राट का जो राज्य क्षेत्र होगा वो साम्राज्य कहलाएगा। ठीक, और जो छोटे थे वो राज्य कहलाएगा। ठीक, और जिनके जो प्रमुख थे वो आपके जो है राजा कहलाते थे। आज की डेट में अगर हम बात करें तो हम यहाँ देख सकते हैं पूरे भारत का सॉरी मुखिया कौन है, प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री हो गया सम्राट, सम्राट। ठीक, उसका राज्य क्षेत्र पूरा यानी कि उसका पूरा देश हो गया साम्राज्य। ठीक, और जो छोटे छोटे राज्य हैं वह राजा प्रमुख हो गया। ठीक है ना, जैसे सीएम राजा हो गया, और उनके राज्य क्षेत्र यानी कि उनके स्टेट जो है राजा राज्य क्षेत्र हो गया। ठीक, आगे बात की जा रही है, इसी कारण उन्हें बड़ी संख्या में इकट्ठा करने वाले अधिकारियों की जरूरत होती थी। ठीक, आगे बात की जा रही है साम्राज्य का प्रशासन। ठीक, साम्राज्य का प्रशासन जो उस समय किस प्रकार से चलता था, तो यहाँ पे बात की जा रही है, चूँकि मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा था इसलिए अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग ढंग से शासन किया जाता था। ठीक, आगे बात कर रहे हैं पाटलिपुत्र और उसके आसपास के इलाकों पर। पाटलिपुत्र कहाँ पड़ता है, बिहार में, बिहार के पटना के पास में। ठीक, पाटलिपुत्र के आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था। इसका मतलब यह हुआ कि इसके इस इलाके के गांवों और शहरों के किसानों, पशुपालकों, शिल्पकारों और व्यापारियों से इकट्ठा कर बोले तो टैक्स इकट्ठा करने के लिए जो है राजा अधिकारियों की नियुक्ति करता था। ठीक, सिंपल है, जिस प्रकार से आज की डेट में जो है देखो आज के कंडीशन होता है प्रधानमंत्री, उसके नीचे जो है राजा हो गया। ठीक है ना, प्रधानमंत्री उसके नीचे हो गया सीएम। प्रधानमंत्री बोले तो सम्राट हो गया। ठीक है ना, और जो राजा है सीएम है, और सीएम हो गया राजा। ठीक, इस प्रकार से था। आगे बात की जा रही है, जो राजा आदेशों का उल्लंघन करते थे अधिकारी उनको जो सजा भी देते थे। ठीक सॉरी, आगे कह रहा है इनमें से कई अधिकारियों को वेतन भी दिया जाता था। संदेश वाहक एक जगह से दूसरी जगह घूमते थे और राजा के जासूस अधिकारियों के कार्यकलाप पर नज़र रखते थे। ठीक, राजा के जासूस अधिकारी थे वह कार्यकलापों पर नज़र रखते थे। इन सबके ऊपर जो है सम्राट होता था, जो राज परिवार एवं वरिष्ठ मंत्रियों की सहायता से सब पर नियंत्रण रखता था। आइए आगे डिस्कस करते हैं। आगे बात की जा रही है, क्योंकि मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा था इसलिए अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग ढंग से शासन किया जाता था। ठीक, पाटलिपुत्र और उसके आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था। इसका मतलब यह है कि इस इलाके के गांवों और शहरों के किसानों, पशुपालकों, शिल्पकारों और व्यापारियों से कर बोले तो टैक्स इकट्ठा करने के लिए राजा जो है अधिकारियों की नियुक्ति करता था, जो राजा के आदेशों का उल्लंघन करते थे। ठीक है ना, अधिकारी उनको जो है सजा भी देते थे। ठीक, आगे बात कर रहा है, इनमें से कई अधिकारियों को वेतन भी दिया जाता था। संदेश वाहक एक जगह से दूसरी जगह जो है घूमते थे। और आगे बात कर रहा है, और राजा के जासूस अधिकारियों के कार्यकलाप पर नजर रखते थे। इन सबके ऊपर सम्राट जो राज परिवार एवं वरिष्ठ मंत्रियों की सहायता से सब पर नियंत्रण रखता था। ठीक, आगे बोल रहा है, और आगे बोल रहा है मौर्य साम्राज्य के भीतर कई छोटे क्षेत्र एवं प्रांत थे। ठीक, इन पर तक्षशिला या उज्जैन जैसी प्रांतीय राजधानियों से शासन किया जाता था। कुछ हद तक पाटलिपुत्र से इन क्षेत्रों पर नियंत्रण रखा जाता था और अक्सर राजकुमारों को वहाँ का राज्यपाल या गवर्नर बनाकर भेजा जाता था। ठीक, आगे बोल रहा है, लेकिन ऐसा लगता है कि इन जगहों पर स्थानीय परंपराओं और नियमों को ही माना जाता था। ठीक, आगे बोल रहा है, प्रादेशिक केंद्रों के बीच विस्तृत क्षेत्र थे। इनके इलाकों में मौर्य शासक सिर्फ मार्गों और नदियों पर नियंत्रण रखने की कोशिश करते थे, जो कि
एक सेकंड, आवागमन के लिए महत्वपूर्ण थे। ठीक, आगे बोल रहा है उन यहाँ से उन्हें जो भी संसाधन कर और भेंट के रूप में मिलते थे, ठीक, उसे इकट्ठा किया जाता था। उदाहरण के लिए अर्थशास्त्र में यह लिखा है कि उत्तर पश्चिम ये वाला रीजन, ठीक, उत्तर पश्चिम कंबल के लिए और दक्षिण भारत वह सोने और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। दक्षिण भारत में जो है सोने के लिए फेमस था वो था कर्नाटक का, ठीक, कोलार काम। आगे बात कर रहा है संभव है कि संसाधन नजराने के रूप में इकट्ठे किए जाते थे, ठीक, नजराना। तो यहाँ पे बात की जा रही है जहाँ कर बोले तो टैक्स, क्या, टैक्स नियमित ढंग से इकट्ठे किए जाते थे, वही नजराना अनियमित रूप से जब भी संभव हो, ठीक है, इकट्ठा किया जाता था। टैक्स जो है नियमित रूप से दिया जाता था, मान लो प्रत्येक महीने आपको या प्रत्येक साल या मतलब 6 महीने में एक बार, साल में 2 बार टैक्स दिया जाता था, और नजराना जो अनियमित रूप से दिया जाता था, ठीक। आगे बात कर रहा है इकट्ठा किया जाता था, ऐसे नजराने विविध पदार्थों के रूप में प्राय ऐसे लोगों से लिए जाते थे जो स्वेच्छा से इसे देते थे, ठीक। आगे बात की जा रही है राजधानी में सम्राट के बारे में, ठीक। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिम एशिया के पश्चिमी साइड से जो है पश्चिम एशिया के यूनानी राजा जिसका नाम था सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, ठीक। याद कर लेना, इम्पोर्टेंट है। चंद्रगुप्त के दरबार में एक राजदूत आया था मेगास्थनीज नाम का, ठीक, और यह जो है पश्चिमी एशिया का एक राजा था सेल्यूकस निकेटर, ठीक है, इसका राजदूत था, ठीक। जिस प्रकार से आज की डेट में जैसे भारत का कोई व्यक्ति राजदूत बनकर विदेश में जाता है, ठीक, अपनी सेवा देता है, उसी प्रकार से जो है पहले भी हुआ करता था, ठीक, याद कर लेना। आगे बात कर रहा है मेगास्थनीज ने जो कुछ देखा उसका विवरण दिया, ठीक। तो मेगास्थनीज ने जो बुक लिखी थी और बुक का नाम था आपको बताना, ठीक। चलो मैं बता देता हूँ, जिसका बुक का नाम था इंडिका, क्या था, इंडिका। तो इस बुक में मेगास्थनीज ने लिखा था, और वो जो लिखा था वो ये है, यहाँ हम उसके विवरण का अंश दे रहे हैं, ठीक। सम्राट का जनता के सामने आने के अवसरों पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता उन्हें, मतलब जब भी सम्राट जनता में आता था, सिंपल है यार, जैसे आज की डेट में प्रधानमंत्री अगर सड़क पे आ रहा है, रोड शो कर रहा है, ठीक है, प्रचार कर रहा है, ठीक है ना, वोट मांग रहा है, तो क्या पूरा जश्न की तरह मनाते हैं? कम से कम जैसे जिस पार्टी का नेता है वह आ रहा है तो उस पार्टी के लोग तो जश्न की तरह मनाते ही ना, ठीक। उस प्रकार से भी था, उस प्रकार से राजा था, तो जो है राजा की पूरी जनता जो है शोभा यात्रा के रूप में जो है जश्न मनाती थी, ठीक। उन्हें एक सोने की पालकी में ले जाया जाता था, ठीक, किसे, राजा को, ठीक। उनके अंगरक्षक आज की डेट में गार्ड सोने और चांदी से अलंकृत हाथियों पर सवार रहते थे, ठीक। कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर चलते हैं, ये थोड़ा अटपटा लग रहा है। कुछ अंगरक्षक जो पेड़ों को लेकर चलते हैं वो कैसे पॉसिबल, पेड़ तो बहुत भारी होते हैं। इन पेड़ों पर प्रशिक्षित तोतों का एक झुंड रहता है जो सम्राट के सिर के चारों ओर चक्कर लगाता है, ठीक। राजा सामान्यतः हथियारबंद महिलाओं से घिरे होते हैं, वे हमेशा इस बात से डरे रहते हैं कि कहीं कोई उनकी हत्या करने की कोशिश न करे, ठीक। उनके खाना खाने के पहले जो है खास नौकर उस खाने को चखते हैं, वे लगातार 2 रात एक ही कमरे में नहीं सोते, ठीक। ये सारी की चीज़ें सिक्योरिटी रीजन से की जाती थी, ठीक। आगे बात की जा रही है पाटलिपुत्र आधुनिक पटना के बारे में, ठीक। चलो, यह एक विशाल और खूबसूरत नगर है, क्या, पाटलिपुत्र। यह विशाल प्राचीर से घिरा है, जिसे 570 बुर्ज और 64 द्वार हैं। 2 और 3 मंजिल वाले घर लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने हैं। राजा का महल भी जो है, यह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य का जो महल था वह क्वेश्चन बन जाता है कि वह महल किससे बना था, लकड़ी से, पत्थर से, ईंटों से या फिर लोहे से, ठीक। तो जनरली लोग पत्थर का ऑप्शन चूज करके आते हैं, बट वो आंसर गलत है। चंद्रगुप्त मौर्य का महल काठ से बना था या लकड़ी से बना था, ठीक, जिसे पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया गया था, ठीक। याद कर लेना, काठ से, लकड़ी से बना था और डिजाइन किया गया था पत्थर से, ठीक।
यह चारों ओर से उद्यानों और चिड़ियों के लिए बने बसेरों से घिरा है। ठीक, आगे बात की जा रही है राजा द्वारा खाना खाने के पहले खास नौकर उसे क्यों चखते थे। ठीक है ना। एंड आगे बात कर रहा है पाटलिपुत्र मोहनजोदड़ो से किस प्रकार बना था। ठीक, ये दो क्वेश्चन है और बच्चों से आपको पूछना है। ठीक, आइए डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट आगे बात कर रहा है और अंत में जंगल वाले इलाके आते थे, वहाँ रहने वाले लोग काफ़ी हद तक स्वतंत्र थे। उनसे यह उम्मीद की जाती थी कि वे मौर्य पदाधिकारियों को हाथी, लकड़ी, मधु बोले तो शहद और मोम जैसी चीज़ें लाकर दे। आगे बात कर रहा है अशोक एक अनोखा सम्राट क्यों। ठीक, तो अशोक मौर्य साम्राज्य के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। वे ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की। अभिलेखों द्वारा जो है पहले शासक थे कौन, सम्राट अशोक। अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की थी। अभिलेख की बात की जा रही है यहाँ पर शिलालेख के बारे में। ठीक, अशोक के सबसे ज़्यादा अभिलेख जो है प्राकृत भाषा में एवं ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। रीजन था उस समय आम लोगों की भाषा प्राकृत भाषा हुआ करती थी। ठीक, और इसीलिए सम्राट अशोक ने ज़्यादातर अभिलेख प्राकृत भाषा में लिखे एवं जो है ब्राह्मी भाषा में लिखे। ठीक, एंड कुलीन लोगों की भाषा संस्कृत हुआ करती थी। ठीक, आगे बात की जा रही है कलिंग युद्ध का वर्णन करता हुआ अशोक का अभिलेख। ठीक, अशोक का एक अभिलेख है। ठीक, और उस अभिलेख में कलिंग युद्ध के बारे में जो लिखा गया है सेम वर्ड यहाँ पर है। ठीक, बस लैंग्वेज चेंज की गई है। ठीक, अपने एक अभिलेख में अशोक ने यह बात कही। ठीक, राजा बनने के 8 साल बाद मैंने कलिंग विजय की। क्या, राजा बनने के 8 साल बाद मैंने मतलब मैं अशोक सम्राट अशोक ने कलिंग की विजय की। आगे कह रहा है लगभग 1.5 लाख लोग बंदी बना लिए गए, 1 लाख से भी ज़्यादा लोग मारे गए। 1.5 लाख लोग बंदी बना लिए गए, 1 लाख लोगों की हत्या की गई। ठीक है, इससे मुझे अपार दुख हुआ। ठीक, क्यों, तो आगे बोल रहा है और आगे बोल रहा है जब किसी स्वतंत्र देश को जीता जाता है तो लाखों लोग मारे जाते हैं और बहुत सारे बंदी बनाए जाते हैं। ठीक, इसमें ब्राह्मण और ब्राह्मण भी मारे जाते हैं। ब्राह्मण मतलब आज की डेट में पंडित और ब्राह्मण मतलब आज की डेट में टूरिस्ट। ठीक, जो दूसरे देश से या दूसरे राज्य से ठीक ना घूमने के लिए आए वे लोग भी मारे जाते हैं। ठीक, आगे बात कर रहा है जो लोग अपने सगे संबंधियों और मित्रों को बहुत प्यार करते हैं, ठीक, दासों और मृतकों के प्रति दयावान होते हैं, वे भी युद्ध में या तो जो है मारे जाते हैं या अपने प्रियजनों को खो देते हैं। ठीक, आगे बात कर रहा है इसीलिए मुझे पश्चाताप हो रहा है। अब मैं धम्म पालन करने एवं दूसरों की इसकी शिक्षा देने का निश्चय जो है किया है। ठीक, आगे बात कर रहा है मैं मानता हूँ कि धम्म के माध्यम से लोगों का दिल जीतना बलपूर्वक विजय पाने से ज़्यादा अच्छा है। ठीक, मैं यह अभिलेख भविष्य के लिए एक संदेश के रूप में इसलिए उत्कीर्ण कर रहा हूँ कि मेरे बाद मेरे बेटे और पोते भी यह युद्ध न करें। ठीक, आगे कह रहा है अशोक स्वयं अभिलेख में इसके बदले उन्हें यह सोचना चाहिए कि दम कैसे बढ़ाया जाए। ठीक, युद्ध ना करें उसके नाती पोता बेटा, ठीक है ना, और युद्ध की जगह धम्म को कैसे आगे बढ़ाया जाए, ठीक है ना, उसके बारे में सोचना चाहिए। ठीक, रीजन ये है कि कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने युद्ध नीति को छोड़ दिया था। उसने साम्राज्य विस्तार तो किया, याद रखना, साम्राज्य विस्तार तो किया पर रास्ता बदल दिया। युद्ध न करके उसने जो है धम्म को अपना के, ठीक है ना, राजी बाजी में साम्राज्य विस्तार किया। आगे बात की जा रही है इसके बदले उन्हें यह सोचना चाहिए कि धम्म को कैसे आगे बढ़ाया जाए। रीजन क्योंकि उसने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपना लिया और बौद्ध धर्म को ही प्रचार प्रसार करने में उसने बाकी जिंदगी पूरा जीवन लगा दिया। ठीक, कलिंग की लड़ाई से युद्ध को लेकर अशोक के विचारों में कैसे परिवर्तन आया। धम्म संस्कृत शब्द है और जिसका हिंदी में बात की तो इसका मतलब धर्म का प्राकृत रूप। ठीक सॉरी, पहले हम यहाँ देखेंगे, यहाँ पे बात की जा रही है उत्कृष्ट पॉलिश वाले पत्थर की इस मूर्ति को देखो,
यह बिहार के रामपुरवा में मिले एक मौर्यकालीन स्तंभ का हिस्सा है। अभी इसे राष्ट्रपति भवन में रखा गया है। यह उस समय की मूर्ति कला की एक नमूना है। ठीक, ये जो सांड की मूर्ति है ये आप देख सकते हैं। ठीक, यह जो है बिहार में मिली पॉलिश तारे पत्थर है। बिहार के एक रामपुरवा नामक स्थान है, वहाँ से मिली मौर्यकालीन स्तंभ का हिस्सा है और इसे वर्तमान में जो है राष्ट्रपति भवन में रखा गया। ठीक, अब हम बात करेंगे कलिंग अशोक का कलिंग युद्ध। ठीक, तो आइए देखते हैं। कलिंग तटवर्ती उड़ीसा का एक प्राचीन नाम है। मानचित्र 5 और पृष्ठ संख्या 68 आगे देखें। ठीक, और अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए एक युद्ध लड़ा, लेकिन युद्ध जनित हिंसा और खून खराबा देखकर उन्हें युद्ध से वितृष्णा हो गई और उन्होंने निर्णय लिया कि वे भविष्य में कभी युद्ध नहीं करेंगे। ठीक, आगे बात की जा रही है अशोक का धम्म क्या था। अशोक का धम्म क्या था, याद रख लेना, कोई व्यक्ति जवानी में कितना भी बुरा हो, ठीक है ना, या मान के चलो बचपन से जवानी तक कितना भी बुरा हो, अगर उस व्यक्ति ने जो है बुढ़ापे में खुद को बदल लिया, एक अच्छा इंसान हो गया, तो विश्वास मानिए उसके मरने के बाद लोग उसकी जो है बुढ़ापे में जो अच्छाइयाँ थी उसको हमेशा के लिए याद करेंगे, और जवानी में उसने जो भी गलत किया, जनरली लोग जो भी गलत किया, ठीक, उसे लोग भूल जाए। ठीक, आगे बात करते हैं अशोक के धम्म में किसी देवता की पूजा अथवा किसी कर्मकांड की आवश्यकता नहीं थी। ठीक, उन्हें लगता था कि जैसे पिता अपने बच्चों को अच्छे व्यवहार की शिक्षा देते हैं, वैसे ही यह उनका कर्तव्य था कि अपनी प्रजा को निर्देश दें। ठीक, आगे बात की जा रही है वे बुद्ध के उपदेशों से भी प्रेरित हुए थे। ठीक, आगे बात की जा रही है ऐसी कई समस्याएं थीं जिनके लिए उनमें संवेदना थी। ठीक, उनके साम्राज्य में अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग थे और इससे कई बार जो है टकराव पैदा हुआ था। ठीक, आगे बात की जा रही है जानवरों की बलि चढ़ाई गई थी, दासों और नौकरों। ठीक, याद कर लेना, दासों और नौकरों के साथ जो क्रूर व्यवहार किया जाता था, इनके अलावा परिवार में व पड़ोसियों के बीच झगड़े होते रहते थे। अशोक ने यह महसूस किया कि इन समस्याओं का निदान उनका कर्तव्य है। ठीक है ना, इसलिए उन्होंने धम्म महामात नाम के अधिकारियों की नियुक्ति की जो जगह जगह जाकर धम्म की शिक्षा देते थे। इसके अतिरिक्त अशोक ने अपने संदेश कई स्थानों पर जो है शिलाओं और स्तंभों पर खुदवा दिए थे। ठीक, क्या करता था अशोक, जैसे कोई नगर है और नगर के किनारे नगर के इंटर टाइम पे एक बड़ा सा पत्थर लिखा और बड़ा सा पत्थर उसने लगवा दिया और उस पर जो है अपने संदेश उत्कीर्ण करा दिए। ठीक, और इसी को जो है शिलालेख कहा गया। ठीक, अधिकारियों को यह निर्देश दिया गया कि वे राजा के संदेश को उन पर लोगों को पढ़कर सुनाएं, रीजन पढ़कर सुनाएं, क्योंकि उस समय की अधिकांश जनसंख्या अनपढ़ थी। लोग भाषा तो जानते बट पढ़ना नहीं जानते थे, जो खुद नहीं पढ़ सकते थे। ठीक, आगे बात की जा रही है अशोक ने धम्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस, श्रीलंका में भी दूत भेजे थे। ठीक, आगे देख सकते हैं पृष्ठ संख्या 76 पर दिए गए मानचित्र संख्या 6। ठीक, चलो, उन्होंने सड़कें बनवाई, कुएं खुदवाए और विश्राम गृह बनवाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने मनुष्यों व जानवरों की चिकित्सा की व्यवस्था भी कराई। ठीक, यहाँ पे बात की जा रही है अपनी प्रजा के लिए अशोक के संदेश क्या थे। ठीक, तो आइए देखते हैं। लोग विभिन्न अवसरों पर अनुष्ठान करते हैं। उदाहरण के लिए जब वे बीमार होते हैं, जब उनके बच्चों का विवाह होता है, बच्चों के जन्म, और जब यात्रा शुरू करते हैं तब वे तरह तरह के अनुष्ठान करते हैं। ठीक, ये कर्मकांड किसी काम के नहीं है। ठीक, राजा ने स्पष्ट कहा था कि मनुष्यों के द्वारा जितने भी कर्मकांड किए जाते हैं जन्म के समय, विवाह के समय, सारे के सारे कर्मकांड निरर्थक है, जिनका कोई मतलब नहीं है। ठीक, आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है इसके बदले यदि लोग दूसरी
दूसरी रीतियों को, दूसरी संस्कृति को माने तो वह ज़्यादा फलदायी होगी। ठीक, ये अन्य प्रकार की जो रीतियाँ थी उनके बारे में यहाँ वर्णन किया गया है। ठीक, यहाँ पे बात की जा रही ये है, जो अन्य रीतियाँ हैं वो ये है, अपने दासों और नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करना, बड़ों का आदर करना, याद करना, अपने दासों नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करना, बड़ों का आदर करना, सभी जीवों पर दया करना और ब्राह्मणों तथा श्रमणों को जो है दान देना। ठीक, आगे बात की जा रही है, अपने धर्म की प्रशंसा करना या दूसरों के धर्म की निंदा करना, दोनों ही बातें गलत है। ठीक, सिंपल है, न तो अपनी तारीफ करो ज़रूरत से ज़्यादा और ना ही दूसरे की जो है निंदा करो। ठीक, आजकल की डेट है, आजकल जो है धार्मिक व्यक्ति भी, आजकल धार्मिक बाबा भी जो है अपने धर्म की बहुत बड़ाई चढ़ाई करते हैं, बट दूसरे धर्म के बारे में जो है वे हमेशा नेगेटिव बोलते हैं, वो सब गलत है। ठीक, आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है, हर किसी को दूसरे धर्म का आदर करना चाहिए। यदि कोई अपने धर्म की बड़ाई और दूसरे धर्म की बुराई करता है तो वह वास्तव में अपने धर्म को ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। ठीक, इसीलिए हर किसी को दूसरे के धर्म के प्रमुख विश्वासों को समझने की कोशिश करते हुए जो उसका आदर करना चाहिए। आगे बात की जा रही है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है कि उनके धर्मादेश आज भी हमसे एक ऐसी भाषा में बात करते हैं जिन्हें हम समझ सकते हैं और जिनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। ठीक, अशोक ने अपने धम्म के विचारों को दूर दूर तक फैलाने के लिए उन बातों को बताया जो आपके अनुसार आज भी प्रासंगिक हैं। अशोक के संदेश के उन हिस्सों को बताओ जो आज भी प्रासंगिक हैं। ठीक, देखो यहाँ पे थोड़ा देख लेते हैं, ब्राह्मी लिपि, एक बात याद कर लेना, लिपि और भाषा में क्या अंतर होता है। ठीक, देखो लिपि एक लिखने का एक प्रकार होता है, ठीक है ना, लिखने का एक प्रकार होता है, और भाषा जो है ये एक विचार को एक जगह से दूसरे जगह, यानी कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने का एक माध्यम होता है। जैसे ए हम इंग्लिश में ऐसे लिखते हैं, अगर हम ए को हिंदी में लिखें तो ऐसे हो गया। ठीक, तो ये इंग्लिश की रोमन लिपि होगी। ठीक, और हिंदी में बात करें तो ये आपकी देवनागरी लिपि होगी। ठीक, लिखने का प्रकार दैट इज लिपि एंड भाषा जो है एक संदेश वाहक होता है। ठीक, आगे बात की जा रही है, यहाँ पर आ अक्षर को अलग अलग लिपियों में देख सकते हैं। ठीक, अक्षर अ है, देख लो आराम से, ठीक है ना, अक्षर केवल अ है, क्या है अ, और इसको अगर हम ब्राह्मी लिपि में बात करें तो इस प्रकार से लिखते हैं, देवनागरी लिपि में इस प्रकार से लिखते हैं, बांग्ला में इस प्रकार से लिखते हैं, मलयालम में इस प्रकार से लिखते हैं, और जो है तमिल में भाषा में इस प्रकार से लिखें, और इंग्लिश में इस प्रकार से लिखते हैं। ठीक, आइए नेक्स्ट बात करते हैं। तो नेक्स्ट में जो अन्यत्र के बारे में बात की गई है, आइए इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक, यहाँ पे बात की जा रही है मौर्य साम्राज्य के उभरने से थोड़ा पहले, लगभग 2400 वर्ष पहले। ठीक, जैसे मौर्य साम्राज्य जैसे जैसे उभरा, ठीक, उसके पहले 2400 वर्ष पहले जो है चीन में सम्राटों ने चीन की दीवार का निर्माण शुरू किया था। इसे बनाने का उद्देश्य उत्तर सीमा की पशुपालक लोगों से रक्षा करना। अगले 2000 वर्षों तक इस दीवार का निर्माण कार्य चलता रहा है, क्योंकि साम्राज्य की सीमाएं बदलती रहती हैं। ठीक, यह दीवार लगभग 6400 किलोमीटर 6400 किलोमीटर लंबी है तथा पत्थर और, याद कर लेना, पत्थर और ईंट से बनी है। इसकी ऊपरी सतह सड़क जैसी है। ठीक, इस दीवार को बनाने के लिए हजारों लोगों को काम पर करना पड़ा। हर 100 से 200 मीटर की दूरी पर इस पर निगरानी के लिए बुर्ज बनाए गए थे। आगे बात कर रहा है, पड़ोसी देशों के प्रति अशोक का रवैया चीनी सम्राटों के रवैये से भिन्न था। ठीक, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं 6400 किलोमीटर लंबी चीन की दीवार। ठीक, तो यहाँ पे चैप्टर ख़त्म हो चुका है।